क्या आपका भी पर्स मंथ के एंड आते आते खाली हो जाता है? चाहे आपकी इनकम कितनी ही बढ़ जाए, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वापस आपके पर्स में कुछ पैसे नहीं बचते। तो आई थिंक आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो मैं फेस करता हूँ। और आज जिस बुक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस बुक में इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसे टेक अवे लेसन्स दिए हुए हैं जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। इसमें ऐसे 6 टेक अवे लेसन्स हैं जो आज मैं शेयर करूंगा, जो कि मुझे तो हेल्प कर ही रहे हैं एंड शायद आपको भी करेंगे। सबसे पहला लेसन है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। इसका मतलब है कि जितना भी आप अर्न करते हैं वो सब आपके लिए है। बट आप कहेंगे कि वो तो ऑब्वियस है, जितना मैं अर्न करता हूँ वो तो मेरे लिए ही है, राइट? बट आप खुद ही सोचिए, हम हर 1 तारीख को हमारी इनकम आती है, हमारी सैलरी आती है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना ही बचता है? तो क्या अगर आप वापस से इस बारे में सोचेंगे कि जो भी आता है वो हमारे लिए ही है रखने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है। ये आंसर गलत है। जो भी हम कमाते हैं वो हमारे पास बचता ही नहीं है, और ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर आप देखेंगे तो जो मनी रहता है, जो कैश रहता है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। वो एक हाथ से दूसरे हाथ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता रहता है, और एट दी एंड उन्हीं लोगों के पास रुकता है जिनको पैसे को ढंग से मैनेज करना आता है, जिनको कैश को मैनेज करना आता है। और तभी आप देखेंगे कि इंडिया में भी जो रिच और पुअर है उनके बीच में बहुत ज्यादा पैसे का गैप है। साल भर साल जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। उसका एक रीजन यही है कि हमें पैसे को ढंग से मैनेज करना आता ही नहीं है, और इसलिए दो हमारे पास पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला लेसन है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। इस लेसन के अकॉर्डिंग इस बुक में ये लिखा गया है कि जितना भी हम अर्न करते हैं उसका 10% हमें हर मंथ अलग निकाल के रखना है। उस 10% की तरफ आपको नहीं देखना है, और जो भी बचा हुआ 90% है सिर्फ उसको ही आपको यूज करना है अपने एक्सपेंसेस के लिए और अपने डिजायर्स के लिए। लेकिन आप कहेंगे अभी जो हमारी सैलरी है वही हमें कम पड़ जाती है, तो हम कैसे 10% को हर मंथ अलग रखें, राइट? तो इसके लिए हम जाएंगे सेकंड लेसन पे इस बुक में जो दिया हुआ है, जिसका है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। तो आइए अब चलते हैं सेकंड लेसन की तरफ। इस लेसन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी डिजायर्स भी उतनी ही बढ़ती है। जो हमारी डिजायर्स होती है वो हमारे इनकम के इक्विवेलेंट होती जाती है। और इसी कारण से चाहे हमारी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, बट एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कुछ पैसे बचते नहीं है। और इसी कारण से सेकंड लेसन में इस बुक में कहा गया है कि हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने हैं। कैसे कंट्रोल करने हैं? जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं हमें उन्हें डॉक्यूमेंट करना है। आप ये एक्सरसाइज 1 से 2 महीने के लिए कर सकते हैं, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको हर मंथ ये करना चाहिए। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डॉक्यूमेंट करने होंगे, और उसमें जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको ही रखना है, और जो भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं वो हमें रिड्यूस करना है। और इसी के थ्रू हम जो हमारा जो 10% सेव करने का जो गोल है हर मंथ, वो हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 90% में अपने एक्सपेंसेस को लेके आने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऐसी डिजायर्स हैं जो कि अननेसेसरी है एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम, हम उनको रिमूव कर पाएंगे। तो इस लेसन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो हमें रिकॉर्ड करने हैं, डॉक्यूमेंट करने हैं, और उनको हर महीने में हमें ये देखना है कि उसमें से क्या हटा सकते हैं और क्या नेसेसरी है। सो वी हैव टू फाइंड अवर नेसेसरी एक्सपेंसेस। सो ये है लेसन 2। देन एक बार जब हम जो ये 10% है हर मंथ सेव करने लगते हैं, तो ओवर द टाइम आपका जो मनी है वो ग्रो होने लगता है, राइट? इन 10 मंथ्स आपकी इक्विवेलेंट ऑफ 1 मंथ सैलरी आपके पास सेव्ड है। बट देन व्हाट? तो उसके उस पैसों के साथ क्या करना है, उसका आंसर देता है लेसन 3। लेसन 3 है मेक गोल्ड मल्टीप्लाई, या मेक योर मनी मल्टीप्लाई। सो वो जो आप 10% ओवर द टाइम सेव कर रहे हो, आपको उसे इन्वेस्ट करना है। आपको उसको ऐसे एसेट्स में डालना है जहां पे आपको उनसे वापस मनी रिटर्न में है। आपको उन पैसों से डेप्रिशिएटिंग एसेट्स नहीं लेना है। आपको उनसे ऐसा नहीं करना है कि आप जो पैसे बचा रहे हैं देन अगेन उनसे आप कुछ ऐसी चीजें ले रहे जा रहे हैं जिससे आपको कुछ मनी रिटर्न में। ये जो आप 10% हर महीने बचा रहे हैं, दिस इज योर काइंड ऑफ आर्मी ऑफ मनी, और इसको आपको ओवर द टाइम ग्रो करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको स्टॉक्स,
एफडीज, इन चीज़ों में इनको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न आए। इस बुक के अकॉर्डिंग जो हमें रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स हमारे जो आर्मी है उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस और चिल्ड्रंस के बराबर होते हैं, और वो जो रिटर्न्स आए हैं उनको भी हमें वापस से इन्वेस्ट ही करना है, उन्हें भी हमें किसी और डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए नहीं यूटिलाइज करना है। जब आप ऐसा करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के चिल्ड्रन और इन्वेस्टमेंट के ग्रैंड चिल्ड्रन, उन सबको जब आप काम पे लगाए रखते हैं तो आपकी जो पर्स है, जो आपका जो वॉलेट है, उसमें एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी आना चालू हो जाता है। और इसी तरह से हमारा जो पर्स रहता है वो कभी लीन नहीं होता, कभी आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ये नहीं लगेगा कि आपका पर्स खाली हो रहा है। बट हाँ, इसी बुक में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई है जो हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान रखनी होगी, उसके बारे में दिया हुआ है लेसन नंबर 4 में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 4। लेसन 4 है गार्ड ट्रेजर फ्रॉम लॉस। हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को गार्ड करना है, को प्रोटेक्ट करना है। अब किससे? हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमारे गलत डिसीजन से प्रोटेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हाई रिटर्न्स को चेस करते टाइम हम ऐसी जगह पे मनी इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से मनी वापस ही नहीं आता, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा इरोड हो जाता है। सो ऐसे हाई रिस्की एरियाज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। हमें जो भी रिस्क लेनी है दैट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। हमें वहाँ पे जिस एरिया में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, वहाँ हमें कन्विक्शन होना चाहिए, तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसे एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ हमें नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे हमें कुछ जो लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी विजडम है उस एरिया में, उस डायरेक्शन में, हमें उनसे नॉलेज लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। तभी हम अपनी जो कैपिटल है जो हमने इकट्ठा करके रखी है उसको तभी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी जो कैपिटल है वो इरोड हो जाएगी, हमारी जो आर्मी है मनी की वो इरोड हो जाएगी, एंड देन हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है लेसन 4। आइए अब बढ़ते हैं लेसन 5 की तरफ, जो 5th लेसन हमें इस बुक से मिलता है। 5th लेसन है इंश्योर फ्यूचर इनकम। काइंड ऑफ ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए बात करता है, मतलब उस टाइम के लिए जब हम ओल्ड एज में हो, जब हम इतने कैपेबल ना हो कि हम उतनी ही हार्ड वर्क कर पाए, तो उस टाइम के लिए प्लानिंग की बात करता है। जैसे इस बुक में कहा गया है कि हमें हमारी ओल्ड एज के लिए प्लान करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स हमें ओल्ड एज में भी सपोर्ट कर पाए। इस बुक में कहा गया है कि हमें अगर हम कोई ऐसे प्रॉपर्टीज या ऐसे लैंड खरीदते हैं जिसकी वैल्यू फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हो, तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। बट यही चीज़ अगर मैं आज के टाइम से रिलेट करूं तो हम हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग पेंशन स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं। इस बुक में, इस लेसन में ये भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि ओल्ड एज के टाइम पे हम हमारे लव वंस हमारी फैमिली के आसपास ना आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। सो काइंड ऑफ ये बुक कहती है कि हमें हमारी डेथ के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर हमारी डेथ हो जाती है और हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट्स है, हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड करती है, तो उस टाइम पे भी उनके आसपास ना हो कि भी उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो जिस तरह आज के ज़माने में हम टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसकी भी प्लानिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारी फैमिली सिर्फ हम पे ही डिपेंड करती है तो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ये लेसन 5 फ्यूचर प्लानिंग के लिए बात करता है, जो कि आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में उसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, लेसन 6 की तरफ। लेसन 6 है इंक्रीज योर पोटेंशियल, शार्पन योर स्किल्स। इसका मतलब है कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इनोवेट करते रहना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली लर्न करते रहना चाहिए। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हमारे लिए लर्न करना ईजी है कंपेयर टू जिस टाइम पे ये बुक लिखी गई है। जिस एरा के बारे में ये बुक बात करती है उस टाइम में लर्न करना डिफिकल्ट था, बट एट दैट टाइम ऑल्सो यहाँ पे फोकस था कि हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करना चाहिए। सो ये था लास्ट लेसन इस बुक का। तो ये थे अराउंड 6 to 7 लेसन्स जो कि हमें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से मिलते हैं। होप आप ये पसंद आए होंगे।